हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पहले सबसे पहले लाइव हो जाइए सभी लोग, फिर आगे की बातें होंगी। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं। स्वीटी, यदुवंशी, हेलो। नीतीश। चलिए, क्लास शुरू करते हैं अब। सबसे पहले पीछे की गई बातों को एक बार रिवाइज कर लें हम लोग। अभी से पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चला था। क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ था। आज से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। आपको टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है। 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में, 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और टोटल 7 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी में टोटल 2 पार्ट है। एनसीईआरटी का 2 बुक आपको पढ़ना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, भौतिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में 5 और अकार्बनिक रसायन में 4, कुल मिलाकर 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। और सेकेंड यूनिट जो आपका है, सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, और उसमें टोटल 7 चैप्टर है। तो अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी का पार्ट 1 कर रहे हैं, और बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग एक एक करके एक एक पढ़ते हुए चलेंगे। और दूसरी बात, वैसे लोग जो 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं, आप लोग भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाकर ही हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। बस आपको करना ये है कि हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है, चीज़ों को समझना है, जहाँ डाउट हो वहाँ पूछना है, और कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करनी है। लाइव आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाइव नहीं पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर पर देखते हैं क्लास, तो भी कंसिस्टेंट वे में लगातार देखते जाइए, हर दिन वीडियो देखते जाइए, क्योंकि हर दिन वीडियो अपलोड हो रहा है। बैकलॉग से एक बार लग जाएगा, एक बार फेंका जाइएगा तो फिर वापस नहीं आ पाइएगा सब्जेक्ट में, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, बिना समय गवाए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, जिसको हम हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं। आपके पूरे असाइनमेंट में कुछ चैप्टर हम आपको पीडीएफ पर पढ़ाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा अटपटांग टाइप का चैप्टर है। ये चैप्टर पहले फिजिक्स में था पढ़ना, फिर उसको हटा के केमिस्ट्री में कर दिया। कुछ दिन पहले सीबीएसई केमिस्ट्री से भी इसको हटा दिया, अभी भी हटा के रखे हुए हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में ये पढ़ना है, और इस बार भी इससे टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, क्योंकि दोगुना क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 8 पूछा जाएगा, 4 बनाना होगा। तो आइए इसको हम ढंग से पढ़ते हैं। समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। आप चुटकी में सॉल्व कर दोगे इसको, बस खाली ध्यान से आप पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि पदार्थ की कुल 3, अच्छा एक बात और, इसका पीडीएफ अभी आपको अपलोड नहीं किया गया है। अभी जस्ट क्लास आपका ओवर होगा, हम तुरंत पीडीएफ अपलोड करेंगे, तो आप लिखने वाला काम उसी पीडीएफ से करेंगे। और उसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो पीडीएफ है उसको उतारिए, उसको समझिए, वही ये है। ठीक है, सेम चीज है ये। तो आप सभी जानते हैं कि पदार्थ की कुल 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं, ठोस है, द्रव है, और गैस है। गैस अवस्था याद कीजिए, स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में आप पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े हों 11th, वहां पर आप गैसीय अवस्था पढ़े होंगे। द्रव अवस्था, या इसी को हम विलयन अवस्था कहते हैं, ये आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। और ठोस अवस्था, ये आपका पहला चैप्टर है जो अभी शुरू हो रहा है, द सॉलिड स्टेट।
तो बाबू सबसे पहले हम ठोस को परिभाषित करते हैं। ठोस क्या होता है? ठोस के बारे में सबसे पहला बात लिखा गया कि वह पदार्थ ठोस कहा जाता है जिसका गलनांक 1 atm दाब पर कमरे के ताप से ज्यादा हो। तो बात सिंपल सी है कि कमरे के ताप से यदि ज्यादा गलनांक होगा तभी वो ठोस अवस्था में रहेगा, नहीं तो वो द्रव अवस्था में चला जाएगा। जैसे पानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। हालांकि इसको आप ज्यादा इस पर दिमाग मत लगाइए, आप ये परिभाषा पहले से जानते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन, आकार भी निश्चित और आकार भी निश्चित, इसी को हम ठोस कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले से ऑलरेडी जानते होंगे, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन का बात है। इसमें एग्जाम्पल है NaCl, CaCO3, SiO2, ग्लास, ETC। आगे लिखा हुआ है किसी पदार्थ का गलनांक या क्वथनांक उसके ऊपर लग रहे दाब पर निर्भर करता है। कोई भी पदार्थ ठोस यदि है, या कोई पदार्थ द्रव है, या कोई पदार्थ गैस है, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर दाब कितना लग रहा है, ताप कैसा है उसका। काहे कि आप सभी जानते हैं कि जल को हम 3 अलग अलग अवस्था में ले जा सकते हैं। यदि ठंडा कर दें जल को तो वो बर्फ में बदल जाएगा, और यदि जल को गर्म कर दें तो वाष्प में बदल जाएगा। तो किसी भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है वो उसके ताप और उसके दाब पर निर्भर करता है, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं ठोस के बारे में ये सब बात आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे, और ये बहुत छोटी मोटी बात है। एक स्वाति प्रिया पूछ रही हैं कि सर अभी कुछ लिखना नहीं है। बिल्कुल नहीं बाबू, अभी बिल्कुल नहीं कुछ लिखना है। अभी आप सिर्फ हमको सुनिए और एक एक बात को समझिए। लिखने वाला काम आप बाद में करेंगे, ठीक है? और लिखने वाला काम यहाँ से नहीं करेंगे, लिखने वाला काम वीडियो देख के नहीं करेंगे। लिखने वाला जो काम आप करेंगे वो काम आपको PDF से करना है, और बहुत ढंग से PDF हम खुद लिख रहे हैं उसको, और उसका PDF बनाए हैं। अभी जस्ट हम क्लास ओवर होगा प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो जहाँ तक पढ़ाएंगे वहाँ तक आप लिख लेना, ठीक है? और इससे कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है? यही चीज़ है वो भी। खाली इसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ फालतू चीज लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया, कुछ चीज़ों को जोड़ दिया गया, ठीक है? आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है और आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो देखिए, अभी आप देख रहे थे कि ठोस हम किसको कहते हैं। तो आपने देखा कि जिसका आकार और आयतन, बस एक लाइन बस इसमें याद रखिए, वो आप क्या पढ़े नहीं पढ़े हटाइए उसको। ठोस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, बस यही है ठोस। अब देखो यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है ठोस का वर्गीकरण या ठोस के प्रकार। ठोस का प्रकार, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ये लिखा हुआ है कि घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है क्रिस्टलीय और एक को कहा जाता है अक्रिस्टलीय। यहाँ पर 3 बात समझने वाली बात है। पहला बात ये कि घटक कण का मतलब क्या है। दूसरा बात ये, घटक कण की व्यवस्था से हम क्या समझते हैं। और जब ये दोनों समझ लें तो फिर अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी समझ क्या है। तो इन्हीं चीज़ों को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त काम करना होगा। तो आइए हम कुछ अतिरिक्त काम करें और यहाँ से बातों को समझने का प्रयास करें। देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें। बाबू बस ध्यान से सुनना है, ज़्यादा कुछ नहीं करनी है आपको। इस चैप्टर में वैसे भी आपको लिखना कम है और समझना बहुत ज़्यादा है। अभी से यही खेल चलेगा केमिस्ट्री में, लिखना कम समझना ज़्यादा, और हम पूरा समझाएंगे भी आपको। जैसे मान लीजिए कि आप एक लोहा का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है? जैसे ये आप लोहा का टुकड़ा ले लिए, तो लोहा का यदि आप टुकड़ा लिए हैं तो लोहा का टुकड़ा तो लोहा के परमाणु से बनेगा, है ना? तो लोहा का ये एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु, ये तीसरा परमाणु, चौथा, पांचवा, छठा। एक छोटे से लोहा के टुकड़ा में अरबों खरबों परमाणु होता है। कोई भी ठोस
जिस छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है उसको हम अवयवी कण कहते हैं। जैसे लोहा का ठोस लोहा के परमाणु से बनता है तो हम कहेंगे कि लोहा का परमाणु ही अवयवी कण है। यदि आप एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं तो बर्फ क्या है, पानी का ठोस अवस्था, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इसमें H2O का अरेंजमेंट रहता है, H2O H2O, ढेर सारा H2O अरेंज किया हुआ रहता है। तो जल का घटक कण हो गया H2O, लोहा के रॉड का घटक कण हो गया लोहा का परमाणु। तो घटक कण या अवयवी कण एक ही बात है। अवयवी कण या घटक कण ये दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो लोहा का ठोस का अवयवी कण या घटक कण हो गया लोहा का परमाणु। बर्फ के टुकड़ा का अवयवी कण हो गया H2O का अणु। लकड़ी का यदि कोई टुकड़ा है तो उसमें वो कार्बन परमाणु से बना होगा तो उसका घटक कण हो गया कार्बन का परमाणु। अल्युमिनियम का एक तार ले लीजिए, उसका निर्माण अल्युमिनियम के परमाणु से हुआ तो उसका घटक कण हो गया अल्युमिनियम का परमाणु। तो आप अभी समझ रहे थे घटक कण या अवयवी कण को। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अवयवी कण की व्यवस्था का क्या तात्पर्य है। आप सभी लोग जानते हैं कि ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं वो आपस में काफी सटे सटे होते हैं। तो आपस में काफी सटे सटे होते हैं तो फिर उनका व्यवस्था कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक छोटा सा रूम है, या मान लीजिए कि आपके पास एक छोटी सी अलमारी है और आपके पास बहुत सारा बुक है। तो आप बुक को दो तरह से रख सकते हैं, एक बढ़िया से सैत के सजा के संभाल के, और दूसरा जहां मन हुआ वहां फेंक दिए, पूरा रूम में छिड़िया दिए या पूरे अलमीरा में जहां मन हुआ वहां रख दिए। तो बाबू बिल्कुल ऐसी ही बात है। घटक कण की व्यवस्था जो आपकी किताब की व्यवस्था है आपके अलमारी में, वही घटक कण की व्यवस्था है। अलमारी में किताब की व्यवस्था, ठोस में घटक कण की व्यवस्था, ठोस में परमाणु अणु की व्यवस्था। तो आप ये जानिए कि जितने भी ठोस पाए जाते हैं प्रकृति में, क्या ठीक है, हम लगा लेते हैं अंदर से। 1 मिनट बाबू लाइन पे रहेंगे। ठीक ठीक। हाँ चलिए वापस आइए, थोड़ा सा कुछ काम था। तो ऐसी स्थिति में घटक कण परमाणु के अंदर सही तरीके से व्यवस्थित है या सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है, इस आधार पर ठोस दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है क्रिस्टलीय और एक को कहा जाता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कहा जाता है उसको जिसमें घटक कण सुव्यवस्थित होता है। जैसे आप इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, ये सुव्यवस्थित व्यवस्था है या अव्यवस्थित व्यवस्था है। तो निश्चित है कि ये सुव्यवस्थित व्यवस्था है। और कैसे आप कह सकते हैं कि ये सुव्यवस्थित व्यवस्था है, इसका हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक तरीका बताते हैं कि सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, इसको हम सुव्यवस्थित इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस परमाणु के बाद एक परमाणु यहां पर होगा, इस परमाणु के बाद एक परमाणु यहां होगा, ये हम जान रहे हैं। सुव्यवस्थित का मतलब होता है कि इसके आगे परमाणु कहां पर होगा ये हमको पता होना चाहिए। और अव्यवस्थित का मतलब हुआ कुछ इस तरह से, जहां तहां दे दिए, आगे परमाणु होगा कि नहीं होगा इसका कहना मुश्किल है। देखो एक ये सजावट है और एक ये सजावट है, आप दोनों में अंतर देखिए, दोनों में काफी अंतर है। ये क्रम से सजा हुआ है और ये क्रमबद्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको सुव्यवस्थित नहीं कह सकते, इसको सुव्यवस्थित कहेंगे। तो वह ठोस जिसके घटक कण का पैटर्न नियमित हो तथा जो सुव्यवस्थित हो उसी को बाबू हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और जिसमें व्यवस्था कणों का, घटक कणों का जो व्यवस्था होता है वो अव्यवस्थित होता है, उसका एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो लिखा हुआ है घटक कणों के व्यवस्था के क्रम के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन प्रकार है तो देखिए कौन कौन प्रकार है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एक और बात आप सुनेंगे ध्यान से, जब आप
पीडीएफ से उतारोगे और पीडीएफ से नोटबुक बनाओगे, तो उसमें जो हिंदी और जो इंग्लिश लिखा हुआ है, मतलब उसमें जो लिखा हुआ है वो सब आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए ये असाइनमेंट हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। तो इसमें हिंदी भी लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है। हम सिर्फ इसमें हिंदी पर बात कर रहे हैं क्योंकि आपका बैच हिंदी मीडियम का है। हम जहाँ स्पेशल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इंडिविजुअल, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम की बातें हो रही है। तो आपको उस इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पीडीएफ में आप जो इंग्लिश है उसको उतारिए जरूर और उसको याद जरूर कीजिए। आप जब आंसर लिखेंगे तो एग्जाम हॉल में जब आप आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपका कॉपी थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, बाकी बच्चों से अलग होगा, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो वो जो फेयर नोटबुक आप बनाइएगा उसको जरूर बिल्कुल उसी तरह से बनाना है, और जैसे लिखा हुआ है डिट्टो वैसे लिखना है, क्योंकि उसमें लिखने का तरीका भी बताया गया कि देखो किसी परिभाषा को कैसे हम लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे छोड़ते हैं, ये सब स्पष्ट बातें हैं वहाँ। और हम एक दिन फोन करके आप सभी से आपका हम फेयर नोटबुक मंगाएंगे, सबको बोलेंगे कि अपना अपना नोटबुक प्रोवाइड कीजिए, हमको दिखाइए कि आप कैसा बना रहे हैं। तो शायद मुझे खुशी होगी कि यदि आप अच्छा काम करेंगे तब। ठीक है, तो अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय किसको कहते हैं, देखो परिभाषा क्या है, वह ठोस जिसके घटक कण का क्रम सुव्यवस्थित होता है तथा पैटर्न नियमित होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल है NaCl, शुगर क्रिस्टल जिसको चीनी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गलती लिखी हुई है, ये CsCl लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एरर है, पीडीएफ में आपको ठीक मिलेगा लिखा हुआ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे इसके लिए। और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसी का उल्टा हो जाएगा इसका परिभाषा, वह ठोस जिसके घटक कण का क्रम सुव्यवस्थित नहीं होता है तथा पैटर्न अनियमित होता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखो पैटर्न नियमित होगा तो निश्चित है कि आगे क्या होगा इसका हमको पता रहेगा, और यदि पैटर्न अनियमित होगा तो फिर पता नहीं चलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वीडियो रुक रहा है, वीडियो तो हम टीवी पे देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वीडियो कहाँ रुक रहा है। शिवम कुमार की शिकायत आ रही है कि सर वीडियो रुक रहा है, हम कैमरा पर देख रहे हैं, वीडियो तो कहीं नहीं रुक रहा है। बाकी लोग कमेंट कीजिए वीडियो कैसा जा रहा है आपको। क्या जी वीडियो रुक रहा है? अच्छा रुक रहा है। मैं दोबारा फिर से लाइव कर दूं? पता नहीं, यहाँ तो सारा ठीक दिखा रहा है, यहाँ तो प्रॉपर दिखा रहा है। ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखो तो वह ठोस जिसके घटक कण का क्रम सुव्यवस्थित नहीं होता है तथा पैटर्न अनियमित होता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च, ये सब। चलिए अब ठीक है, अब सुनना सुनना ध्यान से। अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं दो डिफरेंट तरह का, और उसमें आप थोड़ा अंतर समझिएगा। जैसे देखो लोहा का ठोस, अल्युमिनियम का ठोस, सोना का ठोस, चांदी का ठोस, बर्फ, चीनी, ये सब एक अलग टाइप का पदार्थ है। लेकिन रबर टाइप का चीज, टायर ट्यूब टाइप का चीज, प्लास्टिक टाइप का चीज, ये सब आपको नहीं लगता है कि ये नेचर में थोड़ा अलग है उस सब से? उस सब को गर्म करोगे तो लगता है जैसे लट्ठा बन रहा है। तो ये लट्ठा बनने वाला गर्म होकर जो लट्ठा बनने वाला ठोस होता है जनरली अक्रिस्टलीय होता है, ये उसका गुण होता है, वो बड़कने जैसा फील दिलाएगा आपको। तो इस प्रकार अभी आप समझ रहे थे ठोस को और ठोस के प्रकार को। तो चलिए बताइए, आपको समझ में आया? बोलिए, आपको ठोस और घटक कण के व्यवस्था के आधार पर ठोस के प्रकार, क्या इसको आप समझ चुके हैं? कमेंट एकदम धकाधक कीजिए ताकि हम उसी स्पीड से फिर आगे बढ़ते रहें। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस क्या है तथा इसमें महत्वपूर्ण अंतर को बताएं। ये 5 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कभी कभी पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, सभी लोग एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए तो बड़ा मजा आएगा, पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कि
क्वेश्चन वही चीज पूछा है जो सर पढ़ाए हैं, तो आपको थोड़ा आप मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड करेगा आपके अंदर कि नहीं बिल्कुल हम सही चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो देखो इसको हम एक एक करके लिखे हैं। देखिए लिखा हुआ है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में कई अंतर हैं। इधर लिखा गया क्रिस्टलीय ठोस, इधर लिखा गया अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहला अंतर इसका तो परिभाषा ही है। इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। तो भाई बात सिंपल सी है कि इसमें घटक कण सुव्यवस्थित रहेगा तो इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होगी, इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होगी। दूसरा है इसका द्रव्यनांक या गलनांक निश्चित होता है, इसका द्रव्यनांक निश्चित नहीं होता है। चलिए एक निश्चित गलनांक और अनिश्चित गलनांक का मतलब समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम ये बात कर रहे थे। जैसे लोहा का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1500-1600 डिग्री सी के आसपास, मान लीजिए 1500 डिग्री से। 1500 डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट जिसको द्रव्यनांक बोलते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि लोहा को यदि तुम गर्म करोगे तो 1500 डिग्री सी पर जाके वो ठोस से बदल जाएगा, किसमें? द्रव में। तो तो एक चीज आप हमेशा समझिए, नीतीश बोल रहे हैं सर कितना अंतर लिखना है। जितना अंतर यहाँ पर हम लिखाएंगे या पीडीएफ में जितना अंतर है वो सब आपको लिखना है। ठीक है। और आप इसके लिए क्यों टेंशन ले रहे हैं कितना अंतर लिखना है? वो सब हमारा काम है, हम देख लेंगे ना, हम सब बोलेंगे, सब बात करेंगे। और अभी हम आपको छोड़ थोड़ी ना है, आपका पूरा सिलेबस होगा, फिर क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, उसमें फिर से हम आपको प्रॉपर आंसर लिखाएंगे, एग्जैक्ट टू द पॉइंट तब लिखाएंगे। अभी हम आपको केमिस्ट्री इंटरेस्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। उस समय क्रैश कोर्स में सिर्फ टू दी पॉइंट एग्जाम के लिए बातें होंगी। और आप देख रहे हैं कि पूरे 6 सब्जेक्ट का फीस मात्र 1200 है। क्रैश कोर्स होगा तो उसमें भी 200-400 फीस रहेगा सब सब्जेक्ट मिला के। तो आप इतना सोचते क्यों हैं? अरे हम है ना, टेंशन मत लो यार। तो निश्चित गलनांक और अनिश्चित गलनांक का क्या मतलब है? शिवम बोल रहे हैं पीडीएफ में 6 अंतर है। पीडीएफ कब मिल गया भाई आपको? अभी तो पीडीएफ नहीं दिए हैं। इस पीडीएफ में 6 अंतर है, 6 लिखना है, कम से कम 5 लिखना है। सुनिए आप लोग विषय से विषयांतर मत होइए प्लीज, वो सब बात बाद में कर लेंगे, पहले सब सीख तो ले। सुनिए, तो लोहा का द्रव्यमान की हम बात कर रहे थे। लोहा पिघलता है 1500 डिग्री सी पर। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि लोहा को जब आप गर्म करोगे तो उसका एक सिरा पिघल के गिर गया, एक सिरा आपके हाथ में, ऐसा कभी नहीं होगा। पिघलेगा तो पूरा पिघलेगा, नहीं पिघलेगा तो पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। लेकिन किसी प्लास्टिक को जरा पिघला के देखिए, जितना दूर गर्म करेंगे उतना दूर पिघल जाएगा, बाद बाकी आपके हाथ में जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो यही हुआ अनिश्चित द्रव्यनांक, अनिश्चित गलनांक या द्रव्यनांक, चलिए एक ही बात है। तो इसीलिए दूसरा लिखा गया कि इसका द्रव्यनांक या गलनांक निश्चित होता है क्रिस्टलीय ठोस का, और इसका निश्चित नहीं होता है। तीसरा अंतर है यह वास्तविक ठोस होते हैं और इसमें लिखा हुआ है यह आभासी ठोस होते हैं। देखो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये वास्तव में ठोस होता है और ये ठोस का सारा गुण रखता है, इसीलिए हम इसको वास्तविक ठोस कहते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ गुण ऐसा होता है जो द्रव वाला होता है, इसीलिए हम उसको ठोस तो कहते हैं लेकिन वास्तविक नहीं कहते हैं, हम उसको आभासी ठोस कहते हैं या अवास्तविक ठोस कहते हैं। जैसे एक कांच का ग्लास ले लीजिए और मान लीजिए कि ग्लास कुछ ऐसा है, ऐसा ग्लास है मान लो इस तरह का, और इस ग्लास को एक लकड़ी के फ्रेम में टांग के और ऐसे ही सीधा करके रख दीजिए। आप देखेंगे बहुत साल के बाद इस ग्लास का नीचे वाला सिरा मोटा हो जाएगा और ऊपर वाला सिरा पतला हो जाएगा। कोई पुराना घर हो उसके खिड़की में यदि कोई ग्लास लगा हुआ है तो आप देखिएगा नीचे वाला मोटाई ज्यादा हो गया, ऊपर वाला मोटाई कम हो गया। अब बताइए, सॉलिड में तो कण अपने जगह पर स्थिर रहता है, तो फिर शुरू में जब ये शीशा लगा होगा तो हर जगह थिकनेस एक जैसा होगा, लेकिन 100 साल के बाद, 50 साल के बाद
नीचे जैसे ये शीशा है तो ये वाली मोटाई बढ़ जाएगी और ये वाला मोटाई पतला हो जाएगा, बशर्ते कि शीशा ऐसे रहा हो 50-100 साल तक तब। तो ये तो तरल वाला गुण आ गया ना, इसीलिए हम लोग इसको आभासी ठोस कहते हैं, इसको वास्तविक ठोस नहीं कहते हैं। अब 4 नंबर देखो लिखा हुआ है, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। बाबू ये बात जो विषमदैशिक प्रकृति है और ये समदैशिक प्रकृति है, इसको बस 2 मिनट के बाद हम समझाएंगे। अभी आप इसको स्टैंड बाय मोड में रखिए, इसको आप अभी रखिए। आगे अभी एक टॉपिक आने वाला है विषमदैशिक और समदैशिक, वहां पर हम आपको इसको समझाएंगे, ठीक है। इसीलिए अभी हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, और इसमें लिखा हुआ है इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। देखो दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब है कि एक परमाणु के का जब चेन चलेगा ना, तो ये दूर दूर तक ऐसे ही चलते रहेगा, दूर दूर तक चलते रहेगा। लेकिन इसमें ये एकदम मैथछिन की तरह रहेगा, ये जहां तहां से जहीं तहीं मुड़ते रहता है ये। अब देखो इसमें आप ध्यान से देखिए कि 2 परमाणु सीधा चला तो एक तिरछा हो गया, आगे फिर कुछ नहीं है। तो इसमें 2 एटम 4 एटम लगातार मिलेगा, लेकिन इसमें आपको सैकड़ों एटम लगातार मिलता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है और इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। आप एक चीज देखिए, इसको बस ध्यान में रखना, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। हम इस पर जस्ट अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो बाबू आगे छठा है, इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है, इसे तोड़ने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। मतलब क्रिस्टलीय ठोस को आप तोड़ेंगे तो आपको अधिक बल लगेगा, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को आप तोड़ेंगे तो आपको ज्यादा बल नहीं लगेगा, ये लिखा हुआ है। तो कुल मिला के ये 6 अंतर है, कम से कम 5 आपको याद होने चाहिए हर हाल में। आइए अब थोड़ा समदैशिक और विषमदैशिक क्या है ये समझते हैं, उसके बाद हम फिर से उस अंतर पर जाएंगे जो चौथा नंबर में लिखा हुआ था। ये छठा नंबर है, 5वां नंबर से पहले जो चौथा नंबर था उसी में था, इधर वाले में ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और उधर था ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। देखो हेडिंग लिखा हुआ है, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा गया समदैशिक और एक को कहा गया विषमदैशिक। तो पहले तो ये समझें कि ये क्या कहा, क्या है ये समदैशिक विषमदैशिक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक समदैशिक और एक विषमदैशिक। तो चलो हम समझते हैं समदैशिक और विषमदैशिक क्या होता है। जरा ध्यान से देखो और थोड़ा बोर्ड पर देखिएगा, ये जरूरी चीज है ये जानना आपको। मान लीजिए कि ये लड़का का एक लाइन है, ये बॉयज का लाइन है, और मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये गर्ल्स का है, और इस तरह से ढेर सारा लाइन है, बहुत सारा। चलो बुआ ध्यान दो अब इस पर। आप पहले ये बताइए कि ये जो अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं आपके सामने में जो है, यह आपको कैसी व्यवस्था लगती है। मतलब ये जो व्यवस्था है ये नियमित पैटर्न में है या अनियमित पैटर्न में है। आप इंग्लिश में कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप रेगुलर या इरेगुलर लिख सकते हैं, और नहीं तो हम ऐसे लिख देते हैं, आपको आसान होगा बताने में। 1 नंबर जवाब देंगे नियमित, और 2 नंबर जवाब देंगे अनियमित। 1 या 2 रिप्लाई दीजिए। ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं यह कैसी व्यवस्था है, नियमित या अनियमित।
फटाफट कमेंट कीजिए तो। स्वीटी यदुवंशी का जवाब है नियमित। चलिए ठीक है, आगे और लोग जवाब दीजिए। शिवम कुमार भी एक, स्वीटी यदुवंशी, नीतीश भी एक, रविशंकर कुमार भी एक आदमी और कोई है रेगुलर। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह एक रेगुलर व्यवस्था है, यह एक नियमित पैटर्न है। ये नियमित पैटर्न कैसे है? यदि स्वाति प्रिया का भी आया जवाब, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया समझ रहे हैं आप। समझिए यार, तुम लोग ऑनलाइन में ही ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो, ऑफलाइन में तो तुम लोग जवाब ही नहीं देते हो। ऑनलाइन में देखो एकदम धकाधक जवाब दिया जा रहा है। अच्छा लगा मुझे, चलो इसी तरह से जवाब देते रहना है। देखिए, ये नियमित क्यों है पहले ये समझते हैं। ये नियमित इसलिए है क्योंकि एक रेड, पता नहीं ये रेड ही कलर मानेंगे या पता नहीं केसरिया है, जो भी है, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, ब्लू, स्काई ब्लू मान लेते हैं। तो ये देखो, ये केसरिया है, ये ब्लू, केसरिया ब्लू, केसरिया ब्लू, तो निश्चित है कि आगे केसरिया होगा फिर ब्लू होगा। इसका मतलब ये पता है कि इस बॉल के बाद ये वाला कलर होगा। आपको ये पता है कि इस लाइन के बाद ये वाला लाइन है, इस लाइन के बाद ये वाला लाइन है, तो इसके बाद कौन सा लाइन होगा? ये केसरिया वाला। तो ऐसी स्थिति में बाबू, यदि हमको ये पहले से पता हो कि आगे कौन सा लाइन होगा, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये नियमित है, क्योंकि चीजें नियमित होगी तभी आपको पता चलेगा, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो ये बिल्कुल नियमित पैटर्न है। अब आप देखिए, हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये वॉइस का लाइन है। तो आप बताइए कि यदि हम इस रो को ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ लड़का वाला गुण मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लड़का वाला गुण मिलेगा। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ लड़की वाला गुण मिलेगा। लेकिन यदि हम इस लाइन में जाएं तो इसमें लड़का लड़की, लड़का लड़की वाला गुण मिलेगा। तो आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि अलग अलग पॉसिबल डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो इसका गुण बदल जाता है। एक बार सिर्फ लड़की वाला गुण आया, एक बार सिर्फ लड़का वाला गुण आया, एक बार लड़का लड़की सबका गुण आया। तो यदि डायरेक्शन बदलने से ठोस के गुण बदलने लगे तो इसको विषम देशिक कहा जाता है। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग गुण आ गया तो ये हो गया विषम देशिक। विषम अलग अलग देशिक दिशा में, अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण आए तो विषम देशिक। और चूंकि ये नियमित पैटर्न है तो ये क्रिस्टलीय ठोस होगा, और क्रिस्टलीय ठोस है इसीलिए ये विषम देशिक होगा। अब जरा सोचिए आप कि हम हाथ में लेके इसको मिला देते हैं, ले बढ़िया से मिला दिए। अब लाइन वाइन गया तेल लेने, लाइन अब कहीं है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे, जैसे जब पूरा सब का सब आपस में मिल जाएगा तो हम किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो हमको एक ही जैसा लगेगा कि हर जगह हर तरफ लड़का लड़की है, ऐसा फील होगा। क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं? बताइए, जवाब दीजिए। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि जब आप कहीं जहां तहां डाल देंगे, जहां तहां परमाणु रहेगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं भी जाएंगे तो आपको एक ही जैसा लगेगा। लेकिन नियमित पैटर्न में जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे तो एक जैसा नहीं लगेगा, दिशा बदलने से उसका गुण बदल जाएगा। जबकि ऑक्रिस्टलीय में जहां पर जहां तहां परमाणु एडजस्ट रहता है उसमें सभी दिशा में गुण बिल्कुल एक जैसा होता है। इसी वजह से आप चौथा अंतर में पढ़े क्रिस्टलीय ठोस में कि वो विषमदेशिक होता है, और इधर वाले में अक्रिस्टलीय ठोस में पढ़े ये समदेशिक होता है। क्यों? क्योंकि अक्रिस्टलीय है तो जहीं तहीं मिला हुआ होगा, हर तरफ एक जैसा लगेगा, मेला जैसा। तो अक्रिस्टलीय जो हो गया वो समदेशिक समान जैसा लगेगा, हर तरफ एक जैसा गुण लगेगा, और इसमें विषमदेशिक लगेगा। तो उम्मीद है पूरा कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए दोबारा फिर से हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब थोड़ा परिभाषा भी देख लीजिए आप। देखो क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है समदैशिक आइसोट्रॉपिक के बारे में। आप जब देख पीडीएफ से नोट उतारोगे ना तो देखना लिखा होगा समदैशिक बगल में आइसोट्रॉपिक। जो जरूरी इंग्लिश है वो हम खुद लिख दिए हैं, जो जरूरी नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका असाइनमेंट शुद्ध रूप से हिंदी में बन रहा है, एक भी चीज छोड़ना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, वह पदार्थ जिसका भौतिक गुण जैसे उष्मीय चालकता, विद्युतीय चालकता, प्रतिरोधकता, घनत्व, अपवर्तनांक सभी दिशा में समान होता है उसे समदैशिक कहते हैं।
देखो, वह पदार्थ जिसका भौतिक गुण सभी दिशा में समान हो तो समदैशिक, और सभी दिशा में अलग अलग हो तो विषमदैशिक। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आप इसका परिभाषा देख लीजिए विषमदैशिक का। वह पदार्थ जिसका भौतिक गुण जैसे उष्मीय चालकता, विद्युतीय चालकता, प्रतिरोधकता, घनत्व, अपवर्तनांक अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है, उसे विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं। चलो, पहले ये बताओ कि तुमको यहाँ तक में कोई परेशानी है, बात समझ में आ गई? फटाफट कमेंट कीजिए सभी लोग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, प्लीज़ आप लाइव क्लास किया कीजिए। लाइव क्लास करोगे तो जो समस्या आती जाएगी उसको हम बताते चले जाएंगे, अन्यथा बाद में फिर आपको हम बता नहीं पाएंगे, आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे। और रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो उसमें समस्या समस्या ही रह जाती है, फिर उसमें सॉल्यूशन हो नहीं पाता है ना। इसीलिए जो भी लोग हैं, आज हम नोटिस भी डाल देंगे कि सभी लोग लाइव क्लास किया कीजिए। अच्छा, लाइव क्लास करोगे ना तो तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा बैकलॉग्स नहीं लगेगा। नहीं तो पता चलेगा कि आज रील्स देखने में रह गए, आज सो गए और लेक्चर छूट गया, फिर अगला दिन सो गए, 2 दिन छूटा, उसके बाद जो है सो आपको धीरे धीरे लेक्चर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम तो बाबू रेगुलर रहेंगे, आप भले इरेगुलर रहें लेकिन हमको तो रेगुलर रहना है। तो आपका पता चलेगा कि धीरे धीरे आपका सिलेबस बहुत आगे बढ़ गया, उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 12th में फेल हो गए। लड़की हैं, पिताजी ब्याह शादी कर देंगे, लड़का है आपको बिजनेस में लगा देंगे, काम में लगा देंगे, पान दुकान खोल के बैठ जाना फिर। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। बैकलॉग्स ना लगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप पढ़ रहे थे समदैशिक और विषमदैशिक। आइए वापस फिर से हम अपने टॉपिक पर आ जाएं, और एक बार फिर से आप हेडिंग को ध्यान से देखिए। आप अपने हेडिंग को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अवयव कणों के प्रकृति के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। बाबू एक बार फिर से हम ठोस का वर्गीकरण कर रहे हैं। एक चीज ध्यान से सुनो, अभी से पहले हम जो ठोस का वर्गीकरण किए कि ठोस 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। वो किस आधार पर था? वो इस आधार पर था कि अवयवी कण की व्यवस्था कैसी है, सुव्यवस्थित या अव्यवस्थित, नियमित पैटर्न या अनियमित पैटर्न। व्यवस्था यदि सुव्यवस्थित थी, पैटर्न यदि नियमित था, तो वो कहलाया क्रिस्टलीय ठोस। व्यवस्था यदि अनियमित है, पैटर्न अनियमित है, व्यवस्था यदि अव्यवस्थित है, पैटर्न यदि नियमित नहीं है, अनियमित है, तो वो कहलाया अक्रिस्टलीय ठोस। तो उस समय जब हम ठोस का टाइप पढ़ रहे थे, तो उस समय हम इस आधार पर पढ़ रहे थे कि व्यवस्था कैसी है। इस बार हम व्यवस्था के आधार पर ठोस के प्रकार को नहीं देखेंगे, इस बार हम देखेंगे उसके नेचर के आधार पर। अवयवी कणों के प्रकृति के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस, और चौथा है धात्विक ठोस। एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि चारों में क्या बेसिक अंतर है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आणविक ठोस पढ़ेंगे, फिर आयनिक ठोस, फिर सहसंयोजन ठोस, और फिर धात्विक ठोस। अच्छा, एक बात और आप लोगों से कहना था कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो हमको पहले से जानते होंगे, और आप सभी लोग जानते हैं कि ऑफलाइन बैचेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सुबह में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार क्लास रहता है, तो पढ़ा पढ़ा के हम लोग थक जाते हैं। हम नहीं बल्कि बाकी सारे शिक्षक, सभी का क्लास रहता है, और उसके बाद टाइम निकाला जाता है ऑनलाइन के लिए, तो उसमें 11th का बैच भी रहता है, 12th का बैच भी रहता है। और दूसरी बात आप यह भी देख रहे हैं कि कितना जतन से हम आपके लिए फेयर नोटबुक बनाते हैं। आपकी तरह एक विद्यार्थी की तरह बैठ के हम नोटबुक लिखते हैं, और इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई चीज़ छूटे नहीं, और काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, जिसमें काफ़ी समय लगता है। आजकल सोते हैं हम हर दिन 2 बजे रात में, जबकि सुबह 5 बजे हमको उठना भी होता है, क्योंकि 6 बजे से बैच रहता है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि मेहनत काफ़ी ज़्यादा हमारी हो रही है, हम सब की हो रही है।
तो ऐसी स्थिति में आपके बैच के टाइमिंग में यदि कभी, जैसे मेरा टाइम आपके क्लास का रहता है 6:40 में, तो 6:40 से लेके 7:20 मेरा टाइम है। तो इस स्थिति में यदि कभी 5 मिनट लेट हो जाए, 10 मिनट लेट हो जाए, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करेंगे। 10 मिनट को प्लस माइनस करके रखिए, मतलब प्लस माइनस 10 मिनट रहेगा, अप डाउन हो सकता है टाइमिंग, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको हम बेहतर नहीं बेहतरीन पढ़ाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, आपके एग्जाम की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, सो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको जितना कहा जाए उतना कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि हम लिखते हैं, फिर बच्चा लिखता है, 3 बातें होती है। देखो, हम लिखे, आप लिखे और हम समझाए। तो हम जिस समय समझा रहे होते हैं उस समय आप समझ रहे होते हैं, ये दोनों काम एक साथ हो जाता है। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं उस समय आप लिख तो नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उस समय हम आपको समझाते रहते हैं। तो हमारे लिखने का टाइम यहाँ बच जाता है, आपके लिखने का टाइम बच जाता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा कि आपको लिखना नहीं है, आप पीडीएफ से उतारेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक एक क्लास में 3 3 क्लास के बदले हम लोग पढ़ेंगे। यदि रेगुलर क्लास में सिलेबस 9 मंथ में समाप्त होता है, तो आप यकीन मानिए यहाँ 4 से 5 महीना से ज़्यादा नहीं लगेगा, बशर्ते कि आपकी क्षमता होनी चाहिए उसको ग्रिप में लेने की। आपको ज़्यादा लोड होने लगेगा तो बताना, आप पर्सनली तुम हमको मैसेज करना या कॉल कर लेना। मेरा नंबर सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर 7979019137, ये मेरा नंबर है। नाम मेरा जान है, जितेंद्र सर, जितेंद्र कुमार मेरा नाम है। आप इस पर कॉल या मैसेज करके कोई भी परेशानी किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप हमको बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पूरा सिस्टम देखना पड़ रहा है। तो किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप हमको मैसेज कीजिए, सर से हम बात करेंगे, ताकि कोई कमी ना रहे, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी लगन का टाइम चल रहा है, जैसे आज फिजिक्स वाले सर का कहीं है इनविटेशन है, हम लोग का भी है, वो थोड़ा ज़्यादा वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो उनको रेगुलर रहना पड़ रहा है, हम लोग बस भोज खाने के टाइम में जाएंगे। ठीक है। हाँ, नीतीश बोल रहे हैं, लव यू सर, आप अच्छे लगते हैं, लव यू ऑल भाई। आप सबों को हम बहुत प्यार करते हैं, और आप सबसे भी हमको बहुत प्यार मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बस तुम देखो, एक चीज़ सिंपली ये समझो, तुम हमको कोऑपरेट करो पढ़ाने में, तुमको हम बहुत बढ़िया काम करके देंगे। तुम जितना हमको कोऑपरेट करोगे हम तुम्हारे लिए उतना बेहतर काम करेंगे, तुम जितना हमको सपोर्ट करोगे उतना तरीके से हम तुम्हारे साथ आएंगे। जितना बेहतर तुम काम करोगे उससे बेहतर हम काम करके तुमको देंगे। तो डेफिनेटली रिजल्ट तो अच्छा आना ही है। इस बार भी केमिस्ट्री में 98 हाईएस्ट गया, ऐसे ही नहीं है हाईएस्ट जाता है, आप मन लगा के पढ़ते हैं, हमको मन लगा के पढ़ाना होता है, हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके पीछे, आप भी मेहनत करते हैं, तो इसलिए रिजल्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है, देखो हम लोग से पढ़ने के लिए आदमी का मेंटल लेवल थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए, हर आदमी हम लोग से नहीं पढ़ सकता है। अब मान लीजिए आप जोड़ घटाव नहीं जानते हैं, आपको हम जो बिना मतलब का रगड़ के रखेंगे, एक साथ रखेंगे, कैसे होगा फिर, वैसे में नहीं पढ़ाई हो पाएगी। अब मान लो कोई नहीं चल पा रहा है, उसको बैसाखी दिया गया चलने के लिए, लेकिन वो बैसाखी पकड़ भी नहीं रहा है, तो यार कैसे खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर हिम्मत तो लानी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। जहाँ दिक्कत है आप हमको बताइए, हम आपके लिए तैयार हैं हमेशा। तो नंबर जरूर नोट कर लीजिए, किसी तरह का दिक्कत हो तो जरूर कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए बिल्कुल हाजिर रहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पहला ठोस है आणविक ठोस। तो इस पहले ठोस को हम लोग पहले पढ़ लें, फिर आगे की बात होगी। आज हम थोड़ा ज़्यादा लंबा क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फिजिक्स वाले सर हैं नहीं, शायद आपका अभी फिजिक्स का ही क्लास था, तो बायोलॉजी वाले सर जब तक आएंगे तब तक हम क्लास लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें किसी को। बायोलॉजी का आप बोल रहे हैं कि लेक्चर रुका था, ठीक है, हम सर से बात कर लेंगे। कुछ कुछ देखो हुआ क्या था ना, कि शुरू में सारा सेटअप लगा, तो शुरू में तो कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा था, धीरे धीरे ये स्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे सारे लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाएगा, तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे देखो, अब फिर पढ़ाई करो। अच्छा एक बात और, शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगा हमारा, एकदम निश्चित है।
सप्ताह में 5 दिन पढ़ लीजिए और उतना को संभाल लीजिए, यही काफ़ी है। ऑनलाइन में पढ़ाई बहुत तेज़ी से चलता है। आपको हम बता दें कि जहाँ तक अभी आप हैं यहाँ तक पहुँचने में हमको 3 क्लास लगा है ऑफलाइन क्लास में, और आपका अभी क्लास ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी हम और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा तेज़ी में सिलेबस ख़त्म होगा, बस आपको मेंटेन करना है। और जहाँ ज़्यादा लोड पड़ने लगे बताइएगा कि सर ज़्यादा हो रहा है, बाद में इसको कीजिएगा, तो फिर हम देख लेंगे ये क्या होने लगा भाई। चलिए देखते हैं आणविक ठोस क्या है। देखो लिखा हुआ है आणविक ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसका निर्माण अणुओं के वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ने से होता है। सबसे पहली बात इसमें ये, जैसे देखो ये लगता है कहीं कुछ टच हो गया और ये एक्सपोर्ट होने लगा है, तो जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम काम कर नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि फ्लैट बोर्ड भी नहीं आ रहा है ताकि आपको हम समझा सकें, कुछ टच ले ही नहीं रहा है। नीतीश बोल रहे हैं कल हिंदी का क्लास नहीं होगा। हिंदी के क्लास को लेकर थोड़ी सी परेशानी हुई है। एक्चुअल में हिंदी वाले जो टीचर थे आपके, वो गवर्नमेंट टीचर भी हैं। वैसे बता दें कि गवर्नमेंट टीचर हम भी हैं, लेकिन हम छोड़े हुए हैं, नहीं जाते हैं, सैलरी भी हमको नहीं मिलती है। चूँकि जाते ही नहीं है तो फिर सैलरी कैसे मिलेगी। +2 में हमारा भी जॉब है, लेकिन हम उसको छोड़ दिए हैं। लेकिन वो छोड़े नहीं हैं, तो वो थोड़ा डरते हैं, क्योंकि अभी शुरुआती नौकरी का है। और कुछ लोग बता रहे थे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से पढ़ाएंगे यदि तो उनको थोड़ी परेशानी होगी। तो वो कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं, वो जब कंफर्म हो जाएंगे तो पढ़ा देंगे। और दूसरी बात है कि हिंदी यार बहुत छोटा सब सिलेबस है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम मैनेज कर लेंगे। अरे यार इसको क्या हो गया। हाँ रुका, आया। चलो देखो, आगे आ गया, देखो इधर लिखा हुआ है आणविक ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसका निर्माण अणुओं के वंडरवाल बल द्वारा जोड़ने से होता है। तो बाबू यहाँ पर पहले तो आपको समझना पड़ेगा, पहला चीज ये, जैसे देखो बर्फ का एक टुकड़ा लो। बर्फ जल से बना है और जल का फॉर्मूला होता है H2O। H2O का ये एक कण हुआ, H2O का ये दूसरा कण हुआ, H2O का ये तीसरा कण हुआ, H2O का ये चौथा कण हुआ। तो ये अणु आपस में एक दूसरे के साथ वंडरवाल आकर्षण बल, हालांकि इसी में आपको पढ़ना है अंतराण्विक हाइड्रोजन बल, तो ये किसी ना किसी आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जो आकर्षण बल होता है वो जनरली वंडरवाल आकर्षण बल कहलाता है। वंडरवाल आकर्षण बल दो अणुओं के बीच लगने वाला एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसकी चर्चा आपको बराबर आती रहेगी बार बार। तो इसमें क्वेश्चन आपसे ये आता है कि सहसंयोजक ठोस में घटक कण क्या होते हैं। आंसर ऑप्शन दे देगा अणु, परमाणु, आयन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा अणु, क्योंकि ये अणु है ना। परमाणु जैसे ये, जैसे लोहा यदि पूछ दे आपसे, जैसे सोडियम धातु है, तो सोडियम धातु का घटक कण क्या है, सोडियम, तो इसका परमाणु है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आइए वापस फिर से, तो आप समझ गए होंगे आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसका निर्माण अणुओं के वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ने से होता है। अब आप एक चीज गौर कीजिए, अब आप एक चीज गौर कीजिए कि ये जो आणविक ठोस है, इस आणविक ठोस को भी 3 भागों में बांटा गया। देखो यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन 3 प्रकार के होते हैं? आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, और एक होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो हम सबको एक एक करके समझेंगे। जिसमें सबसे पहला है वह, छोड़िए इन बातों को, पहले समझ ही लीजिए आप। पहले समझ लेते हैं। देखो, देखना बाबू ध्यान से, हाइड्रोजन और Cl आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं। इसी का फॉर्मूला है HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच,
हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में आप एक चीज यहां पर हो सकता है आप इसमें फंसे, क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा होती है। क्लोरीन की ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, जिसके कारण आबंधित इलेक्ट्रॉन भाग जाता है किसके तरफ? क्लोरीन के तरफ। सिंगल कोवैलेंट में बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन दिया होगा, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। इस दोनों इलेक्ट्रॉन को रहना चाहिए बंधन के बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन ये रहता नहीं है चोटा बीच में, ये भाग जाता है क्लोरीन की तरफ। और क्लोरीन की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अब कुछ लोगों को विद्युत ऋणात्मकता में दिक्कत होगा, चलो हम वो भी समझा देते हैं। देखो इसके नाभिक, इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होगा, इसके नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होगा। तो ये 1 प्रोटॉन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, और ये 17 प्रोटॉन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन पर होता है कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो इधर खींचने वाला ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा खींचा जाएगा, इधर ज्यादा खींचा नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन बेचारा को लगता है कि हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन देखो क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, लेकिन जब खिंचाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन खिंचा जाता है क्लोरीन के द्वारा। तो हाइड्रोजन बेचारा को लगता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन भी लेकर क्लोरीन में भाग रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आभास होता है हाइड्रोजन को कि हमारा इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा होता है, तो यहाँ पर एक आभासी आवेश उत्पन्न होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इसको हम लोग बोलते हैं आंशिक ऋण आवेश और इसको बोलते हैं आंशिक धन आवेश। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश। तो ऐसा सभी बंधन, ऐसा सभी सह संयोजन बंधन जिसमें परमाणु पर आंशिक धन और आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय सह संयोजन बंधन। और ध्रुवीय सह संयोजन बंधन जिस यौगिक में होता है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय सह संयोजन यौगिक। तो ये जो पहला एग्जाम्पल आप अभी देख रहे थे, यह ध्रुवीय सह संयोजन यौगिक का ही उदाहरण था, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है क्लोरीन की तरफ, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो बाबू इसीलिए हम लोग इसको ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, क्योंकि इसके बंधन में ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन है। अब दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे क्लोरीन यदि क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले Cl2 में, तो दोनों के नाभिक में 17 प्रोटॉन 17 प्रोटॉन, दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता समान है। इस दोनों इलेक्ट्रॉन को जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन बीचे में फंसा हुआ रह जाएगा, न उधर जाएगा न इधर आएगा। इस प्रकार इस पर और इस पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। यदि आवेश उत्पन्न नहीं हुआ तो इसी को हम लोग कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन, और इस यौगिक को कहा जाएगा अध्रुवीय सहसंयोजन यौगिक। तो उम्मीद करते हैं ध्रुवीय सहसंयोजन यौगिक और अध्रुवीय सहसंयोजन यौगिक में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। नीतीश पूछ रहे हैं कि सर कल सभी क्लास बंद रहेगा। हम सभी शिक्षक की तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग यदि क्लास लेना चाहें तो लेंगे। ये बात आप अपने अपने शिक्षक से पूछ लीजिएगा अपने सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री का क्लास शनिवार रविवार सब दिन बंद रहेगा, ठीक है। 5 दिन का लोड ले लीजिए, यही काफ़ी है, क्योंकि हम लोग का लोड जल्दी लोग ले नहीं पाता है। तो बाबू ये Cl के बीच बंधन बना, यदि ये ठोस बनाएगा तो ये अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। और एक होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। जैसे देखो ये जल का एक अणु, ये जल का दूसरा अणु। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक होता है हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। ये अलग अणु है, ये अलग अणु है, लेकिन आवेश अधिक होने के कारण ये प्लस आवेश और माइनस आवेश से एक दूसरे को आकर्षित करके हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं H बॉन्ड। तो वह सभी ध्रुवीय सहसंयोजन यौगिक जिसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो जाए, यदि वह ठोस का निर्माण करे तो उसको कहा जाता है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो एक चीज का ध्यान रखना, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण 3 ही केस में होता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो तब, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो तब,
और जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो तब। इसके अलावा कहीं भी हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता है। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का एग्जाम्पल HF भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, NH3 भी हो सकता है, क्योंकि इस सब में इसके अणु आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करते हैं। अब समझ तो चुके हैं बात को आप, लेकिन इस परिभाषा पर देखिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आए। देखो लिखा हुआ है, वह ठोस जिसके अणु ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। HCl, SO2, ETC इसका एग्जाम्पल है। आगे है अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है? देखो, वह ठोस जिसके अणु अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है H2, Cl2, I2, ETC। देखो सब समान परमाणु है, H2, HH, Cl2, ClCl, I2, II, Br2, Br। तो एक ही तरह का परमाणु यदि होगा तो निश्चित है कि उसमें वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन बीच में ही फंसा हुआ रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे लोग जो क्लास 11th में थोड़ा भी ध्यान से पढ़े हैं उसमें आप याद कीजिए, रासायनिक बंधन में हम आपको अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के बारे में बताए थे। तो जिनका 11th एकदम खराब है उनको तो 100% बात समझ में नहीं आएगी। उसको 1-2% बात ऐसा होगा जो समझ में शायद नहीं आए। लेकिन यदि आपका 11th बढ़िया है या फिर मेंटली थोड़ा आप स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। देखो लिखा हुआ है, यह ठोस ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के बीच बनता है तब निर्मित होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ। तो अभी 3 एग्जाम्पल आपको बताए थे ना, HF, H2O और NH3। तो ये सब उसका उदाहरण है। इस सब में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। इसी वजह से ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। हमारे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी पांचों आदमी शुरू से लेकर अभी तक कंटिन्यू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सेशन 1 घंटा का पूरा होने वाला है, फिर भी आप इस चीज़ को लगातार पढ़ रहे हैं, मतलब आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। और यही वाला पोटेंशियल हमको सब दिन चाहिए, तभी हम भी आपको मन से पढ़ा पाएंगे। नहीं तो फिर जैसे तैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर तो परेशानी हो जाएगी। आपका वीडियो रुक गया है। लगता है टाइमर लगा हुआ है 1 घंटा का। हाँ हाँ, 1 घंटा आप जैसे पूरा बस बंद हो गया।